ईरान चूंकि एक शिया अक्सरियती मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान उसके लिए क्यों लड़ेगा। अगर कोई सुन्नी अक्सरियती मुल्क होता तो फिर देखते आप पाकिस्तान को कि पाकिस्तान क्या करता। पाकिस्तान ईंट से ईंट बजा देता। क्या ईरानी मंदूब भारत के साथ ऐसा सलूक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के लिए कर रहे थे? क्या आपके पास ऐसी कोई वीडियो क्लिप है? मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। कई बार तो पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाई भी। हम आपके दुश्मन पर बमबारी करें और आप हमारे दुश्मन को आला तरीन अवार्ड पहना रही है। क्या पाकिस्तान की वफाओं का बदला यही था? कुछ मुमालिक तो इसराइल को तस्लीम करके भी बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान ने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ईरान सस्ता तेल बंद कर देता और अरब मुमालिक भी ये कहें कि जाओ कोई तेल नहीं है, तो भारत माता तो खुश्की से ही मर जाए। हमें कश्मीर के लिए जंग लड़ने की क्या जरूरत है? वो खुद ही लाकर हमारे कदमों में रख दे। अब पाकिस्तान ने इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया। ये सारे मुमालिक भी भारत को तस्लीम करना छोड़ दें, पाकिस्तान आ जाता है मैदान में। आपने इसराइली वजीर आजम का बयान सुना, उन्होंने कहा शिया एक्सेस, फिर उन्होंने कहा सुन्नी एक्सेस। तो उनके लिए तो सब एक ही है। 2 घंटे की उन्होंने मुलाकात की थी। तो ये जुमला जो है कि आप ईरान चले जाओ, ये तो 5 से 7 सेकंड का है। बाकी 2 घंटे में उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने तो वहां पे अफ्तारी भी की, लेकिन इस बात को कोई फिक्र नहीं करेगा। पाकिस्तानी आर्मी में भी शिया मसलक के हमारे जो भाई हैं वो वहां पर मौजूद हैं, आला ओहदों पर हैं। लिहाजा ये एक वार जो है ये हमारी सलामती और हमारी बहादुर अफवाज पर किया गया, इसका भी जवाब बनता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार फोन पर राब्ता भी किया है, और ये राब्ते की बुनियादी वजह ये है कि जब लंच पर उन्होंने बुलाया था तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के मुतालिक बताया जाता है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था कि हम ईरान को आपसे कहीं ज्यादा जानते हैं, और लगता है अब अमरीकी सदर को ये बात याद आ गई होगी। पाकिस्तान, जिसको आप अमरीका का वफादार कहते हैं, इस वफादार ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन हमारा दुश्मन भारत जो है वो ईरान से सस्ता तेल भी लेता रहा। पाकिस्तान अगर वफादार है और वो हमला नहीं कर रहा, इसराइल पर नहीं करता, अमेरिका पर नहीं करता, वो उनका दोस्त है वगैरह वगैरह, आप तो भारत के वफादार नहीं है ना, भारत के दोस्त भी नहीं है। पाकिस्तान और भारत की जंग में कितने मिसाइल आपने फायर किए भारत पर? एक 30 बोर की गोली भी फायर नहीं हुई भारत पर। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ईरान के लिए बाकायदा करारदाद मंजूर हुई पिछली जंग में, जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ईरान ने तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। क्या पाक भारत जंग में ऐसी कोई करारदाद ईरानी पार्लियामेंट में मंजूर हुई? लेकिन कुछ जहर ऐसा घोला जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो इसराइल के साथ खड़ा है। 3 सवाल अहम जो बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला आए और अपने मिसाइलों को निकाल करके हर चीज तहस नहस कर दे तो फिर हम कहेंगे कि वाह भाई वाह, पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया। कमाल के बाद जो कमाल होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? जब आप डोनाल्ड ट्रंप को 1000 1200 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट के वादे कर रहे हैं, दुनिया का सबसे महंगा तरीन $500 मिलियन का आप उसको जो है गिफ्ट दे रहे हैं, तो पाकिस्तान यार 1-2 अरब डॉलर के लिए IMF के पास जा रहा था और उसके जूते घिस गए थे। क्या आपको नजर नहीं आया? क्या आप पाकिस्तान को 10-20 अरब डॉलर देकर हमेशा के लिए इस मुसीबत से जान नहीं छुड़वा सकते थे? छुड़वा सकते थे। ये नहीं कि आपने नेकी की, अठन्नी की और गिला रख दिया सामने करोड़ों का। पर एक ताकतवर पाकिस्तान ही दुनिया में किसी भी बिरादर इस्लामी मुल्क की मदद कर सकता है, कमजोर पाकिस्तान नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, शिया सुन्नी मसलकी मामलात पर आज तक मैंने बात नहीं की। मेरी आप सारे वीलॉग्स उठा कर देख लीजिए मुख्तलिफ चैनल्स पर। मैंने कभी किसी भी ऐसे मजहबी मामले को छेड़ा ही नहीं, तबसरा ही नहीं किया, और ना ही मुझे इसकी कभी जरूरत पेश आई, क्योंकि मेरे नजदीक पूरी उम्मत मुस्लिमा और उसके तमाम तर मसालिक जो हैं वो काबिल एहतराम है। उनके जज्बात की भी मैं कदर करता हूं, और इख्तिलाफात करने के लिए या उनको कायल करने के लिए उलमा मौजूद हैं, और आपस में इख्तिलाफात को सॉल्व करने के लिए, उनका हल निकालने के लिए उलमा के पास इसका इल्म भी है। मेरे पास इल्म भी नहीं है, ना मैं को आलमी दीन हूँ। लेकिन कुछ जहर ऐसा घोला जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तो इसराइल के साथ खड़ा है। 3 सवाल अहम जो बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो तो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा है, वो ईरान के लिए क्या लड़ेगा? उसे क्या जरूरत पड़ी है ईरान के लिए लड़ने की? ये जहर घोला जाता है एक मखसूस टोले की तरफ से, जो कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को, पाकिस्तान के अंदर की यकजहती को तार तार करना चाहते हैं।
दूसरा सवाल ये किया जाता है कि जी फील्ड मार्शल साहब ने शिया उलमा को बुलाकर बहुत ज़्यादा थ्रेट किया, उन्हें कहा कि आप तो ईरान चले जाएं, ईरान के इतने खैर ख्वाह हैं तो वहाँ क्यों नहीं चले जाते। 2 घंटे की वो मुलाकात थी, उसमें और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ इस जुमले को उठा करके वायरल किया गया और इसके हवाले से एक जो शकूक व शुबहात हैं वो पैदा किए गए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में भी शिया मसलक के हमारे जो भाई हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, आला ओहदों पर हैं। लिहाजा ये एक वार जो है ये हमारी सलामती और हमारी बहादुर अफवाज पर किया गया, इसका भी जवाब बनता है, क्योंकि अब तो इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है, उछाल रहा है। और वहाँ इसराइल में भी लाजमी तौर पर जो तबसराकार होंगे, जो वहाँ पर मीडिया के लोग होंगे, वो भी इस चीज़ को बहुत गौर से तो देख रहे होंगे, क्योंकि ये दौर अब वो दौर नहीं है कि बात यहाँ हुई तो यहाँ पर दब जाएगी, वो पूरी दुनिया में मौजूद बहस होती है और उसका जवाब देना, उसको क्लैरिफाई करना, उसकी वजाहत करना, मेरा ख्याल है कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो इस जहर को घुलने से पहले, इसके असरात सामने आने से पहले इस पर वजाहत पेश करे। तीसरी और सबसे अहम तरीन चीज़ जो ये कही जाती है कि जनाब ईरान चूँकि एक शिया अक्सरियती मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान उसके लिए क्यों लड़ेगा। अगर कोई सुन्नी अक्सरियती मुल्क होता तो फिर देखते आप पाकिस्तान को कि पाकिस्तान क्या करता, पाकिस्तान ईंट से ईंट बजा देता। और ये भी एक मंतक पेश किया जाता है शिया सुन्नी के दरमियान दरार डालने के लिए। तीनों बातें जो हैं ये इस वक्त बड़े सगीर में भी एक टोला जो है वो फैला रहा है, जो जहर आलूद बातें कर रहा है, जो प्रोपेगंडे की दुनिया में जन्म लेकर प्रोपेगंडे को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर हर मुसलमान के दिमाग में उसे ज़बरदस्ती ठूंसना चाहता है। वो उसे कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा किसी भी मसलक का, उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसकी फीलिंग, सब कुछ ईरान के साथ हमदर्दी की हैं, ईरान के साथ खड़ी हैं। वो ईरान पर मुसल्लत इस जंग को सही नहीं समझते, इसे जायज़ करार नहीं देते। वो ईरान की सलामती और उसकी खैरख्वाही चाहते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर भी इस बात का इकरार करता हूँ कि दुनिया का कोई भी मुल्क जिस पर जारहियत थोपी जाए या उस पर जंग मुसल्लत की जाए तो ये गलत है। किसी भी मुल्क के मफादात, उसके अमन को ख़राब करने की इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ईरान तो फिर हमारा दोस्त है, भाई है, पड़ोसी है, तो उसके लिए क्यों नहीं। यहाँ पे नाज़रीन अब मैं इस एक एक सवाल का जवाब दूंगा और ख़ास तौर पर अपने शिया मसलक के जो हमारे मोहतरम दोस्त हैं, भाई हैं, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो दिल में सच्चाई से अपने ज़मीर से पूछें। अगर कुछ गलत मैं कह रहा हूँ तो ज़रूर आप उससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं वही बात कर रहा हूँ और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूँगा। पहली बात तो ये की जाती है कि जनाब पाकिस्तान तो अमेरिका का ग़ुलाम है, पाकिस्तान तो वफादार है अमेरिका का, वो क्या ईरान के लिए इसराइल से लड़ेगा, वो इसराइल के साथ खड़ा है। इससे भी गलत और गंदी बातें की जाती है, मैं वो बोल नहीं सकता, मेरा दिल नहीं करता उन्हें बोलने के लिए, लेकिन प्रोपेगेंडा के लिए ये एक सवाल भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मन अनासिर इसको फैलाते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आपकी बात, लेकिन ईरान जो है वो तो अमेरिका का गुलाम नहीं है ना, वो तो ना इसराइल का दोस्त है। लेकिन हमारा जो दुश्मन है भारत, उसके साथ हमारा 2019 में अभिनंदन का वाकया हुआ, वो भी एक जंग हुई, और 2025 में भी एक जंग हुई। ईरान में जंग होती है तो यहाँ सड़कों पर एहतजाज होते हैं, वहाँ एम्बेसियों पर हमला होता है, 6-6, 10-10 लोग मरते हैं। क्या उस जंग के नतीजे में ईरान में ऐसा कोई एहतजाज हुआ था जिसमें कुछ लोग मरे थे और इंडियन एम्बेसी पर उन्होंने हमला किया था, या उन्होंने जो है भारतीय परचम नजर आतिश किए हों? अगर कोई है तो आप वो ज़रूर दिखाइएगा को मिलियन मार्च वहाँ पे आपको नज़र आया हो। पाकिस्तान में तो दोनों ही जंगों में एहतजाज आपने देखे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान, जिसको आप अमेरिका का वफादार कहते हैं, इस वफादार ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन हमारा दुश्मन भारत जो है वो ईरान से सस्ता तेल भी लेता रहा, और चाबहार बंदरगाह जो कि सबको पता है कि गवादर के मुकाबले पर वहाँ पे भारत बैठना चाहता है, वो प्रोजेक्ट भी भारत के हवाले किया गया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ईरान के लिए बाकायदा करारदाद मंजूर हुई पिछली जंग में, जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ईरान ने तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए।
क्या पाक भारत जंग में ऐसी कोई करारदाद ईरानी पार्लियामेंट में मंजूर हुई जिसमें पाकिस्तान कहे कि शुक्रिया शुक्रिया ईरान? अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुसलसल इसराइल पर तनकीद भी करते हैं, उन पर जो है जवाबी स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं, वो बताते भी हैं और उनकी इन तमाम तर इक़दामात की मुखालफत भी करते हैं। क्या ईरानी मंदूब भारत के साथ ऐसा सलूक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के लिए कर रहे थे? क्या आपके पास ऐसी कोई वीडियो क्लिप है? मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूं आपको। यहाँ पे नाज़रीन एक और सवाल भी है। पाकिस्तान तो अमेरिका का वफादार है, इन जो बेगैरत लोगों की वजह से जो ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मुझे लफ्ज़ भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर वफादार है और वो हमला नहीं कर रहा, इसराइल पर नहीं करता, अमेरिका पर नहीं करता, वो उनका दोस्त है वगैरह वगैरह, आप तो भारत के वफादार नहीं है ना, भारत के दोस्त भी नहीं है। पाकिस्तान और भारत की जंग में कितने मिसाइल आपने फायर किए भारत पर? ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान आते हैं, भारत जाते हैं और वहां पर दोनों से बात करते हैं कि ये जंग अच्छी नहीं है, खून खराबा नहीं होना चाहिए और आप इसको छोड़ दें वगैरह वगैरह। जब बात नहीं बनती तो वो वापस अपने घर चले जाते हैं। कोई एक स्टेटमेंट ऐसा सख्त भारत के खिलाफ नहीं आता कि पाकिस्तान की सलामती हमारे लिए मुकद्दम है, हम पाकिस्तान के दिफा के लिए हाजिर हैं, हमारी फ़ौज, हमारी मिसाइल ताकत सब कुछ तैयार है, पाकिस्तान को चिंगारी ने भी छुआ तो हम ये कर देंगे वो करें, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एक 30 बोर की गोली भी फायर नहीं हुई भारत पर। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के ISI ने वहीं से ही पकड़ा। तो मेरा ये मकसद ईरान पर तनकीद करना नहीं है। ईरान पहले ही दुनिया में चूंकि अमरीकी पाबंदियों की वजह से अलग थलग था, तो कुछ ना कुछ अगर उसे आमदन भारत से हो रही थी तो कोई बात नहीं, उसकी मजबूरी को समझते हुए हम उसकी वफादारी पर शक नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत है, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत है और पाकिस्तान ज़रा बचते बचाते खुफिया तौर पर ईरान के साथ अपने तमाम तर हिमायतें और मामलात चला रहा है, तो क्यों ये लोग जहर उगलते हैं कि पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला आए और अपने मिसाइलों को निकाल करके हर चीज़ तहस नहस कर दे? तो फिर हम कहेंगे कि वाह भाई वाह, पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया। कमाल के बाद जो कमाल होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या कोई मुल्क आकर पाकिस्तान को 10, 20, 50 अरब डॉलर देगा उसकी इकॉनमी को संभालने के लिए? क्या अमेरिका में, यूरोप में और मुख्तलिफ मुल्कों में जो इसराइल के हिमायत याफ्ता मुल्क है उनमें मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनकी कोई गारंटी देगा? उन्हें तो कोई वापस नहीं भेजेगा ना, क्योंकि वो तो बहुत सारा ज़र मुबादला बेचते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बाहर मुल्कों में पढ़ने जाते हैं, बहुत से डॉक्टर्स जाते हैं। क्या बनेगा पाकिस्तान का? उसका कोई हल है? तो इस तरह पाकिस्तान की भी कुछ मजबूरियां हैं, नीयत खराब नहीं है। ये तरक्की पजीर ममालिक हैं, इन्हें बहुत सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि ईरान तो शिया अक्सरियती मुल्क है, अगर कोई सुन्नी अक्सरियती मुल्क होता तो फिर आप पाकिस्तान को देखते कि पाकिस्तान क्या तहवाला कर देता इस पूरे रीजन को और एकदम से इस पर हल्ला बोल देता और आप पाकिस्तान के तेवर देखते, उसकी आप जो है फौजी ताकत के नज़ारे करते। लेकिन चूंकि वो ईरान है, शिया अक्सरियती मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान दिल ही दिल में समझता है कि उसे क्या लेना देना। सर मुझे एक बात बताइए कि कतर पर हमला हुआ, कतर एक सुन्नी मुल्क था, पाकिस्तान ने ताज़ियत की, पाकिस्तान ने मजम्मत की, वैसे ही जैसे बाकी इस्लामी मुल्कों ने की। फ़लस्तीन एक सुन्नी मुल्क था, उस पर क्या कुछ गुजरी, क्या कुछ बीती, पाकिस्तान ने क्या किया? क्या पाकिस्तान ने कोई मिसाइल चला दिया? क्या एयरफोर्स भेज दी? मजम्मत की और उन्हें इमदाद भेजी और जहाँ तक मुमकिन हो सका उनकी आलमी सतह पर सपोर्ट भी की। कई बार तो पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाई भी। आप पिछले अगर जंगें देखें तो उसमें ये रुकवाई भी पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर। और इसके अलावा इराक पर हमला हुआ, सद्दाम हुसैन सुन्नी था, उसे बाकायदा फांसी दे दी गई। क्या पाकिस्तान ने हमला किया वहाँ जाकर? क्या पाकिस्तान ने कुछ किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि 1973 की जंग में पाकिस्तानी पायलट गैर एलानिया तौर पर शामिल हुए थे। उन्होंने इसराइली जहाज भी गिराए थे, बहुत सौ को तो डैमेज भी कर दिया था। कुछ गिनती के हमारे पायलट गए थे और पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि हम आपको ओन नहीं करेंगे, हम आपकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, आपने जाना है अपनी मर्जी पे जाए। फिर भी वो गए, उर्दन और इराक से वो उड़े
और रूसी जुबान में जिन तैयारों के अंदर सारी हिदायत लिखी थी उनसे उन्होंने ये कारनामे दिखाए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में नरेंद्र मोदी को दुबई कह लें, कतर कह लें, बहरीन कह लें, कुवैत कह लें, ओमान कह लें, वहां के आला तरीन अवार्डों से नवाजा गया। हम आपके दुश्मन पर बमबारी करें और आप हमारे दुश्मन को आला तरीन अवार्ड पहना रही हैं। क्या पाकिस्तान की वफाओं का बदला यही था? फलस्तीन के लिए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर एहतजाज होते रहे, लोग जो है परचम नजर आतिश करते रहे, पता नहीं क्या कुछ होता रहा। क्या कश्मीर के लिए भी कभी वहां पर कोई ऐसा मिलियन मार्च हुआ किसी अरब मुल्क की सरजमीन पर? लाखों भारतीय वहां काम करते हैं, 100-150 अरब डॉलर वो वहां से बेचते हैं। 70-80-90 अरब डॉलर तो पिछले साल की बात है, तो वो 80-85 साल से बेच रहे हैं। भारत का अपना दिफाई बजट ही कुल मिला के जो है वो 80-85 अरब डॉलर है। उसके अलावा सैकड़ों अरब डॉलर की आप हर साल वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में। अगर आप खाली उन्हें ही कहें कि चलें भाई अपने घर, बोरिया बिस्तर उठाओ, आप कश्मीर के साथ ये कर रहे हो, 126 दिन का कर्फ्यू नाफिज कर दिया आपने, 35A उठा लिया आपने, आर्टिकल 370 लगा दिया आपने। ये तो कश्मीरियों का है, ये आपका कहां से हुआ? आप क्यों गजब करना चाहते हैं उनकी जमीन? नहीं, आपने नहीं कहा। वहां सब काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, और जो सहूलतें उन्हें मुयस्सर हैं वही सहूलतें एक पाकिस्तानी को, बांग्लादेशी को और एक अफगानी को, सबको एक जैसी जो है मुयस्सर है, और किसी को कोई एक्स्ट्रा रियायत नहीं है। ये नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान हर मुश्किल में हमारे काम आता है। इसके अलावा वो जमीन नहीं खरीद सकते, हम भी नहीं खरीद सकते, तो ये जो नेशनलिटी है उन्हें भी नहीं मिल रही, हमें भी नहीं मिलती। तो अब अगर आप इस तरह से करते हैं, और फिर इसके अलावा कुछ ममालिक तो इसराइल को तस्लीम करके भी बैठे हुए हैं, और भारत के साथ दुबई के रिलेशनशिप जो हैं, उसके जो ताल्लुकात हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान ने वक्त से बहुत कुछ सीखा है, बहुत से सबक पाकिस्तान को वक्त ने सिखाए हैं। अगर बैतुल मक़दस आज इसराइलियों के कब्जे में है तो वो कोई पाकिस्तान से उन्होंने कब्जा नहीं किया। पाकिस्तान से किया होता तो पाकिस्तान को किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान ले लेता। लेकिन वो तमाम उम्मत मुस्लिमा का एक मुश्तरका मसला है, लेकिन उसका सारा बोझ पाकिस्तान पर डाला गया है, क्योंकि वो एटमी ताकत है, बड़ी फौजी ताकत है, जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। और आप जाएं और कबूल करते जाएं सब कुछ। भारत को या तो ईरान से तेल मिल रहा था या अरब ममालिक से तेल मिल रहा था। मेरा सवाल ये है कि अगर ईरान सस्ता तेल बंद कर देता और अरब ममालिक भी ये कहें कि जाओ कोई तेल नहीं है, तो भारत माता तो खुश्की से ही मर जाए। हमें कश्मीर के लिए जंग लड़ने की क्या जरूरत है? वो खुद ही लाकर हमारे कदमों में रख दे, लेकिन नहीं करेगा कोई ऐसे। और क्यों नहीं करेगा, इसका जवाब आपको देना चाहिए। सऊदी अरब को बहुत अरसे बाद ये अक्ल दानिश मिली कि पाकिस्तान के साथ उसने एक मुश्तरका दिफा का माहिदा किया, और अब सऊदी अरब सही रास्ते पर चल रहा है। सऊदी अरब पहले भी पाकिस्तान पर बहुत से एहसान कर चुका है। मैं UAE की भी बात करूं तो वो भी पाकिस्तान पर कई एक एहसान कर चुका है, लेकिन इससे ज्यादा हो सकता था साहब। जब आप डोनाल्ड ट्रंप को 1200 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट के वादे कर रहे हैं, दुनिया का सबसे महंगा तरीन 500 मिलियन डॉलर का आप उसको जो है गिफ्ट दे रहे हैं, तो पाकिस्तान यार 1-2 अरब डॉलर के लिए IMF के पास जा रहा था और उसके जूते घिस गए थे। क्या आपको नजर नहीं आया? क्या आप पाकिस्तान को 10-20 अरब डॉलर देकर हमेशा के लिए इस मुसीबत से जान नहीं छुड़वा सकते थे? छुड़वा सकते थे। लेकिन ऐसे कितने ही सवाल हैं जिनके अभी तक जवाब किसी के पास नहीं है। बस यहाँ पर हम आपस में शिया सुन्नी करते रहे, और हकीकत दरअसल कुछ और है। हकीकत ये है कि तमाम तर ममालिक दुनिया में, अब चाहे मुस्लिम ममालिक हैं चाहे गैर मुस्लिम ममालिक हैं, अपने मफादात को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हैं। अफगानिस्तान की मिसाल ले लीजिए, उनके साथ मिलकर रूस को तोड़ा पाकिस्तान ने। जो सहूलतें पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी को मुयस्सर थी, वही एक अफगान भाई को भी मुयस्सर थी। वही चीज़ें, वही बिजली, वही गैस, उतने ही नरखों पर, वही यूनिट प्राइस सबके लिए, वही नौकरियां, वही गंदुम, वही चावल। जो एक पाकिस्तानी खाता रहा वही वो खाते रहे। लेकिन आज देखिए वो भी नमक का हक बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहा है। तो पाकिस्तान को वफाओं के बदले में मिला ही ऐसा है कि शायद अब पाकिस्तान को अपने मफादात सबसे अजीज रखने चाहिए, और ये एक सही पॉलिसी है। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज हो, जिससे अल्लाह का नबी नाराज हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसके अलावा हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमने पाकिस्तान ने इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया, ये सारे ममालिक भी भारत को तस्लीम करना छोड़ दें, पाकिस्तान आ जाता है मैदान में। हमारा कोई पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशन है या कोई वहां पर एम्बेसी नहीं है, इवन हमारे पासपोर्ट पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक मुल्क को छोड़ के बाकी सब के लिए है, तो ये भी अपने पासपोर्ट पर लिख दें कि एक मुल्क को छोड़ के बाकी सब के लिए है। पाकिस्तान फिर उसी तरह करेगा जैसे आप चाहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि एक भाई को दूसरे भाई से सिर्फ उसी पैमाने का गिला करना चाहिए जिस पैमाने का वो उस पर एहसान कर चुका हो या कर सकता हो। ये नहीं कि आपने नेकी की, अठन्नी की और गिला रख दिया सामने करोड़ों का। इसके अलावा तीसरी बात जो कि फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है शिया उलमा से, उसे भी प्रोपेगंडे के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें चुने हुए बातों को निकाल करके गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं कि जी उन्होंने कहा कि अगर आप ईरान के वफादार हैं तो आप ईरान क्यों नहीं चले जाते। आपको याद हो जब फ़लस्तीन का मामला आया था, हालांकि अभी तक पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कोई ऐसा, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें तस्दीक की हो कि हाँ हमने ऐसा ही कहा था, क्योंकि बाज़ औक़ात सियाक़ व सबाक़ से हट कर बात को प्रोपेगंडे के तौर पर पेश किया जाता है। 2 घंटे की उन्होंने मुलाकात की थी। ये जुमला जो है कि आप ईरान चले जाओ, ये तो 5 से 7 सेकंड का है। बाकी 2 घंटे में उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने तो वहाँ पे अफ्तारी भी की और उन्होंने तो ये भी कहा कि इंशाल्लाह ईरान ज़रूर जीतेगा, ईरान की फतह होगी, ये बात भी उन्होंने की। लेकिन इस बात को कोई पिक नहीं करेगा, क्योंकि इसको पिक करेंगे तो फिर तो शिया सुन्नी तफरीक पैदा ही नहीं हो सकेगी ना। फिर तो पाक फौज के अंदर दरार डालने की जो साजिश है वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लिहाजा हमने वो उठाना है जो मनफी है, पॉजिटिव चीज को तो हमने बताना ही नहीं है। आपको याद हो कुछ अरसा पहले जो एहतजाज हो रहे थे फ़लस्तीन के लिए, यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और बहुत से ऐसे उलमा जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो बहुत से कुछ हुकूमती अरकान जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि आप फ़लस्तीन क्यों नहीं चले जाते। मेरा ख्याल है तकी उस्मानी साहब को ये बात की गई थी। तब किसी ने एहतजाज नहीं किया कि क्यों आप उसे कह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि वो सुन्नी था। यहाँ पे चूँकि शिया मसलक इस वक्त गमज़दा है ईरान के लिए, सुन्नी भी उनके साथ वैसे ही हैं, लेकिन ये जो यकजहती है ये बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए इसको तोड़ने के लिए अब इस चीज़ को उठाया जा रहा है। हालांकि ये बयान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सुन चुके हैं कि आप फ़लस्तीन क्यों नहीं चले जाते, वहाँ जाके लड़ें। हालांकि ये गलत बयान है। एक ज़ईफ़ुल उम्र, एक आलिम दीन, एक लाठी पे चलने वाला इस उम्र का आदमी वो फ़लस्तीन जाकर क्या करेगा? वो तो कोई फाइटर जेट नहीं उड़ा सकता ना। लिहाजा इस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं आया। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में पूरी की पूरी अवाम के जज्बात ईरान को लेकर के एक जैसे ही हैं और इस तरह की अफवाहों पर कान ना धरें। पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम जब तक ये हाथों में हाथ डाले खड़ी है, पाकिस्तान की ताकत बहुत बड़ी है। पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और एक ताकतवर पाकिस्तान ही दुनिया में किसी भी बिरादर इस्लामी मुल्क की मदद कर सकता है, कमज़ोर पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान एक माशी बहरान से गुजर रहा है, उसे आगे आने दीजिए। और हाँ, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट है, लेकिन अगर वो एग्रीमेंट ये तकाजा करता है कि आप आइए और हमारा दिफा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए, पाकिस्तान ये जंगबंदी करवाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार फ़ोन पर राब्ता भी किया है। और ये राब्ते की बुनियादी वजह ये है कि जब लंच पर उन्होंने बुलाया था तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के मुतालिक बताया जाता है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था कि हम ईरान को आपसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। और लगता है अब अमरीकी सदर को ये बात याद आ गई होगी कि जो सबसे ज़्यादा ईरान को जानते हैं, क्यों ना उनकी बात सुनी जाए, उसी में ही खैर हो। तो यहाँ पे नाजरीन आपको बताता चलूँ कि अगर जंगबंदी खुदा न खास्ता नहीं होती, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, कोई एक फरीक नहीं मानता, तो ऐसी सूरत में फिर जो भी जंग बढ़ेगी, ज़ाहिर है उसका दायरा बढ़ेगा, तो उसमें सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद की वजह से पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनेगा कि पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा करे, ईरान पर हमला नहीं, सऊदी अरब का दिफा करे, सऊदी अरब की तरफ आने वाले हमले को रोके, बाकी ईरान के अंदर जाके कुछ ना करे। मैं ये नहीं कहता कि ईरान पर पाकिस्तान हमला करे, खुदा ना करे ऐसा वक्त कभी आए, लेकिन
दिफा ज़रूर करे और बाकी अरब मुल्क अपना जाने अपना करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सी यारियां मोदी के साथ भी डाली हुई हैं। तो अगर मोदी आता है उनके दिफा के लिए तो पाकिस्तान सोचेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो इसराइल को फादरलैंड बनाया हुआ है। अगर फिर भी अरब ममालिक उससे नाराज़ नहीं है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, तो पाकिस्तान तो इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता। इस पर ही खुश हो जाए तो यही बहुत है। मेरी इन बातों से नाजरीन अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे दिल की बातें हैं जो मैंने की हैं। खुदा रहा पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद बना के रखिए, अपनी अफवाज के साथ खड़े रहिए, इसी में हमारा भला है। शिया सुन्नी कुछ नहीं होता, हमें दुनिया सिर्फ मुसलमान के नज़र से देखती है। आपने इसराइली वज़ीर आज़म का बयान सुना, उन्होंने कहा शिया एक्सेस, फिर उन्होंने कहा सुन्नी एक्सेस, तो उनके लिए तो सब एक ही है। ये आप और मैं हैं, और हमारे अंदर कुछ गंदी मछलियाँ हैं जो हमारी अंदर जो फसाद है, ना इत्तेफाकी है, अफरा तफरी है, उसको फैलाना चाहते हैं, और हमें और हमारे जो दिफाई ताकतें हैं उनके दरमियान दरार को गहरा करना चाहते हैं। इससे बचें, मोहतात रहें। आप एक हैं तो आप ताकतवर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूंगा कि आप क्या राय देते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।